नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वीडियो कैसा लगा और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो, क्योंकि इतना बेसिक से हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं कंटिन्यू सिस्टमेटिक वे से। जो भी हमने लास्ट वीडियो की हैं तो आप लोग उनको देखो। एक स्टैंडर्ड लेवल का हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और किस स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा है। यानी एक नॉर्मल जो एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, बाकी और स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं, जो थंबनेल लिखी होती है अपने पास ऊपर की किस परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उनसे नीचे जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए उपयोगी होती है अपनी ये क्लास। तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखा करो और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो। और शेयर करना तो आपके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो आप लोग इसको शेयर किया करो। लाइक करना तो आपके लिए बड़ी बात हो सकती है, बाकी कमेंट्स करना बड़ी बात आपके लिए हो सकती है, पर आप लोग शेयर किया करो इसको सभी के साथ, ताकि और भी हमारे साथ जुड़ें और एक क्वालिटी के साथ हम लोग पढ़ें। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो इसको, तो मुझको भी अच्छा लगता है। तो और नई नई चीज़ें पढ़ाने के लिए मैं आपको बीच बीच में, जैसे मैंने आपके लिए पढ़ाई है प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है एकदम कंप्लीट बेसिक से, क्रमचय संचय पढ़ाया है एकदम बेसिक से, एक नंबर सिस्टम के सवाल हम लोग क्रमचय संचय की सहायता से कैसे कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको शेयर कर दिया करो सभी के साथ, ताकि मैं आपको और बेस्ट दे सकूं। यानी कोई ऐसे टॉपिक जो आपके लिए कठिन हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं और आपके समझ में नहीं आए हैं। बाकी ये परसेंटेज तो सभी लोग पढ़ा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सभी लोग पढ़ा देते हैं नॉर्मल। तो हम लोग ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आते हैं एग्ज़ाम में और जो समझ में मोस्टली नहीं आए हैं अभी तक के, तो उनको हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। तो इसको आप लोग शेयर किया करो सभी के साथ। ये अपना ऐड है और इसके बाद हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, कंप्लीट हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं अब से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। संविधान के अनुसार क्या है उनका प्रावधान, संविधान में उनका प्रावधान है या फिर नहीं, तो ये बात आप लोग याद रखना। संविधान में संसदीय समितियों का प्रावधान नहीं है, केवल और केवल संसद की कार्यवाही के अनुसार उनको बनाया गया है। संसद की कार्यवाही, कार्य संचालन सिस्टमेटिक वे से चले, इसलिए संसदीय समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। कितने प्रकार की होती हैं संसदीय समितियां, सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग नॉर्मल तौर पर जो हमारे कितने सदस्य किसमें होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, उन सब की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कंप्लीट। और लास्ट वीडियो आप लोग देखो, नहीं देखे हैं तो आपने, क्योंकि हमने इतना सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग संसदीय समितियां पढ़ने के बाद संसद का पूरा जो सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर, बात कर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग फिर हाई कोर्ट पर बात कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा राज्य विधानमंडल है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। संसदीय समितियों को पढ़ाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझना। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें संसदीय समितियों की, तो संसदीय समितियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। दो कौन कौन सी हैं? एक हम लोग बात करें, एक होती है स्थायी समिति, स्थायी समिति, और दूसरे की हम लोग यहाँ पर बात करें तदर्थ यानी एडहोक या अस्थायी समिति। दो प्रकार की हमारी समिति होती हैं, एक स्थायी समिति और दूसरी होती है
अस्थायी समिति। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि स्थायी समितियों में कौन सी समितियाँ आती हैं और अस्थायी समितियों में कौन सी समिति होती हैं। ये बात आप लोग पहले समझ लो, स्थायी समिति कहते किसको हैं और अस्थायी या फिर तदर्थ समिति कहते किसको हैं। स्थायी समिति हमेशा बनी रहती हैं संसद के संचालन के समय, और अस्थायी समिति जो समय समय पर बनाई जाती हैं किसी विशेष कार्य या प्रयोजन के लिए, जिनको विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है उनको हम अस्थायी समिति कहते हैं। यदि कार्य कंप्लीट हो जाता है तो इनको समाप्त कर दिया जाता है और ये समिति हमेशा बनी रहती हैं, स्थायी समिति हमारी बनी रहती हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कितने प्रकार की हमारी समितियाँ होती हैं स्थायी समिति, तो सबसे पहले प्रकार में आती है हमारी वित्तीय समितियाँ। वित्तीय समितियाँ इसमें शामिल होती हैं। और वित्तीय समितियाँ होती कौन कौन सी हैं उसकी हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर से पहले आपके लिए मैं समितियाँ बना रहा हूँ और उसके बाद हम लोग जो मोस्ट हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहली समिति की मैं बात करूँ तो सबसे पहली समिति हमारी वित्तीय समिति में होती है हमारे पास सबसे पहली समिति होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको हम बोलते हैं। दूसरी समिति होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति कौन कौन सी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके हम लोग बात कर लेंगे। पहले मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और उसके बाद हमारे पास है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति ये हमारे पास ये 3 समितियाँ होती हैं वित्तीय समितियाँ जो स्थायी समिति में शामिल की जाती हैं। और उसके बाद हमारी होती है इसी में स्थायी समिति में विभागीय समिति। विभागीय समिति। और नेक्स्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगली समिति होती है जांच समिति। जांच समिति और इसमें 2 समितियाँ होती हैं। एक तो होती है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति और दूसरी की हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगली होती है याचिका समिति। ये हमारी स्थायी समिति हैं। और उसके बाद अगली की हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगली होती है सदन की समितियाँ। अगली होती हैं सदन में जो समितियाँ बनाई जाती हैं, सदन की जो कार्यवाही चलती है उनके लिए जो समितियाँ बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं सदन की समितियाँ। सदन की समितियाँ। और कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है नियम समिति। नियम समिति जो नियम और कानून बनाए जाते हैं जिनसे हमारी संसद की कार्य प्रक्रिया चलती है उनके लिए जो समिति बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग नियम समिति। अगली है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति किस प्रकार कार्य संसद में किए जा रहे हैं उनकी जांच करने के लिए समिति बनाई जाती है कार्य मंत्रणा समिति। और उसके बाद हम लोग बात करें संसद सदस्यों के अनुपस्थित रहने से संबंधित
रहने से संबंधित समिति, यानी कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उसके संबंध में जो समितियां बनाई जाती हैं, किस प्रकार से उसकी सदस्यता रहेगी, सदस्यता नहीं रहेगी, उनके संबंध में जो भी कार्य करना है उस समिति के द्वारा किया जाता है। वो कौन सी है? संसद सदस्यों के अनुपस्थित रहने से संबंधित समिति। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें, देखो जब संसद में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो दो प्रकार का प्रस्ताव होता है, ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ। एक तो होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी, ये दो प्रकार के विधेयक हैं। सरकारी का मतलब होता है जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, और जो किसी संसद सदस्य के अन्य संसद सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो उनसे संबंधित यहाँ समिति बनाई जाती है। गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित, विधेयकों से संबंधित समिति, ये समिति बनाई जाती है। जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनसे संबंधित समिति। तथा इसी में ही है संकल्प समिति। संकल्प समिति, ये समिति कौन सी है? ये स्थायी समिति जो सदन की समितियां होती हैं। उसके बाद हमारे पास हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और लिख दूंगा यहाँ पर स्थायी समितियों में। तो पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं और स्थायी समिति कौन कौन सी होती हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और हम लोग बात करते हैं और स्थायी समिति हमारी कौन कौन सी होती हैं। फिर हम लोग बात कर लेंगे एक एक समिति की जो मोस्ट हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनकी हम लोग बात कर लेंगे। कौन से अध्यक्ष हैं, कौन सदस्य होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान देना आप लोग। फिर होती हैं अन्वेषण समिति। अन्वेषण का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण समिति। इन्वेस्टिगेशन जो के लिए जो बनाई जाती हैं कमेटी, घोटालों से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए जो समिति बनाई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अन्वेषण समिति। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे इसके अंदर और कौन सी समितियाँ, हमारी कोई इसके अंदर समितियाँ होती हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल एक होती है सरकारी आश्वासन समिति। इसी में ही सरकारी आश्वासन समिति, यानी जो भी सरकार ने आश्वासन दिया है किसी भी विषय के संबंध में तो उसकी जांच करने के लिए सरकारी आश्वासन समिति बनाई जाती है, जो अन्वेषण समिति के अंतर्गत शामिल होती है। उसके बाद इसी में शामिल होती है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति जो होती हैं, उनके विषयों से संबंधित जांच की जाती है कि उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं या फिर नहीं, कौन से कार्य किए गए हैं, उनकी जांच करने के लिए। तो अनुसूचित इसी का ही भाग है वो भी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों जातियों से संबंधित समिति। कौन सी है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति।
और इसी में ही है अधीनस्थ विधान संबंधित, अधीनस्थ विधान संबंधित समिति, जो कानून बनाए गए हैं, विधान बनाए गए हैं, उनसे संबंधित जांच करने के लिए, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधीनस्थों की विधान संबंधित समिति बनाई जाती है। और इसी से संबंधित एक समिति बनाई जाती है पत्र संबंधित समिति। इसी से संबंधित पत्र संबंधित समिति, इसी से रिलेटेड हमारी ये कमेटी बनाई जाती हैं। उसके बाद स्थायी समिति में और समिति हमारी शामिल होती है जो अन्वेषण के बाद अगली हमारी कमेटी है, उसका नाम है सेवा समिति, यानी अन्वेषण समितियां कर लो इसको, क्योंकि हमारे पास कई समितियां इसके अंदर शामिल होती हैं। तो सेवा समितियां, सेवा समितियां, और इसके अंदर हम लोग बात करें कौन कौन सी होती हैं जो सेवा समितियों में शामिल होती हैं, तो सबसे पहला है आवास संबंधित समिति। आवास संबंधित समिति, जो संसद के सदस्य हैं उनके खान पान, आवास, रहन सहन से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समितियां बनाई जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेवा समितियां। और उसमें एक मुख्यतः है आवास संबंधित समिति। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें सेवा समितियों में और कौन सी समिति शामिल होती है, वेतन भत्ता संबंधित समिति, वेतन भत्ता संबंधित समिति, संबंधित समिति, वेतन से संबंधित समिति, ग्रंथालय या पुस्तकालय समिति, ग्रंथालय समिति संबंधित समिति या फिर पुस्तकालय संबंधित समिति, ये हमारी किस में शामिल होती हैं, सेवा समितियों में शामिल होती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लें एक सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, जो नॉर्मल प्लानिंग होती हैं उनसे संबंधित, जो सेवाओं से संबंधित हैं उनके लिए नॉर्मल जो हमारी जर्नल प्लानिंग कमेटी होती है वो बनाई जाती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ तदर्थ समितियों की, तो तदर्थ समितियों में मुख्यतः हमारे पास दो समितियां शामिल होती हैं। दो कौन कौन सी हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। देखो, एक होती है प्रवर समिति, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। और दूसरे की हम लोग यहाँ पर बात करें प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति। और उसके बाद हम लोग सेकंड समिति की बात करें तो विशेष सलाहकार एवं प्रयोजन संबंधी, विशेष सलाहकार एवं प्रयोजन संबंधित समिति। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सलाह के लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है और प्लानिंग करने के लिए एक समिति कमेटी बनाई जा सकती है जो हमारी किस में शामिल होती हैं, अस्थायी समिति। किसी निश्चित विषय से संबंधित सलाह लेने के लिए सलाहकार समिति बनाई जाती है। और उसके बाद एक विशेष जांच करने के लिए भी समिति बनाई जाती है, प्रवर समिति बनाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं अस्थायी समिति।
ये समाप्त हो जाती हैं अपना रिपोर्ट देने के बाद, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि ये जो सारी समितियां मैंने लिखवाई हैं ये हमेशा क्या रहती हैं, बनी हुई रहती हैं। ये बात आप लोग याद रखना। इसलिए हम बोलते हैं इनको अस्थायी समिति और इनको बोलते हैं अस्थायी समिति और उसको बोलते हैं अस्थायी समिति। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी कौन कौन सी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम लोग बात करते हैं जैसे वित्तीय संबंधी समिति, वित्तीय या स्थायी समिति, स्थायी समिति। अब लिखने की हमें कोई भी ज़रूरत है नहीं स्थायी अस्थायी, क्योंकि मैं आपके लिए लिखवा चुका हूँ और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं सिर्फ हम लोग उनकी ही बात करेंगे। अब पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मोस्ट और इम्पोर्टेंट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोग इसको कहते हैं। और लोक लेखा समिति की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जब पूछ लिया जाए कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो उसका नाम आएगा हमारे पास लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, या फिर हम लोग बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद से ही, हमारी 1919 से ही ये समितियां अस्तित्व में आईं। और सबसे पहले 1921 में लोक लेखा समिति बनाई गई। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करें, यह वित्तीय समिति सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है। सबसे पहले इसका गठन 1921 में किया गया था, 1921 में किया गया था। और उसके बाद से जो भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद से ये पूर्णतः अस्तित्व में आई। जब हमारे संविधान लागू हुआ तो कंप्लीट तौर पर, मुख्य तौर पर ये हमारी शामिल या मुख्य सामने आई। तो सबसे पुरानी समिति है। गठन कब किया गया था, तो 1991 में आई थी ये समिति, बनी थी हमारी लोक लेखा समिति। अब हम लोग यहाँ पर बात करें लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है और करती क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो ये बात आप लोग याद रखना। इसका कार्य की हम लोग बात करें तो इसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जिसको हम बोलते हैं कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। रिपोर्ट की जांच
करती है। और सदस्यों की हम लोग यहाँ पर बात करें, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, 22 होती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें 22 में से हमारे कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं। तो 22 सदस्यों में राज्यसभा से 7 सदस्य, जबकि लोकसभा से 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और इसके हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसका अध्यक्ष विपक्षी दलों में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा विपक्षी दलों में से किसी एक सदस्य को क्या बनाया जाता है, इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और नोट और स्टार बना के पॉइंट आप लोग याद रखना। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अच्छे से याद आप लोग रखना कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहते हैं। तो लोक लेखा समिति को। और किस समिति की? प्राक्कलन समिति की। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्राक्कलन समिति के बारे में भी। तो लोक लेखा समिति के बारे में ये पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति, इसका कार्य होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें तो और हमारे पास जो घोटाले होते हैं उनकी भी जांच, उनकी रिपोर्ट की भी जांच करती है। घोटालों से संबंधित मामलों की भी जांच करती है। ये बात आप लोग याद रखना अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। एग्जाम में पूछी जाती हैं इनके बारे में, बढ़िया पॉइंट हैं, आप लोग इनको याद रखना।
बहुत मोस्ट पॉइंट है, ये बात आप लोग याद ही रखना कि इतना सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्राक्कलन समिति की हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है? प्राक्कलन समिति का कार्य होता है जो वार्षिक अनुदान होती हैं, अनुदान लिया जाता है सरकार के द्वारा, उनकी जांच करना इसका कार्य होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिश पर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 हमारे लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दलों में से बनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये अच्छे से आप लोग बात याद रखना। अब हम लोग यहाँ बात करें तो प्राक्कलन समिति का गठन, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य वार्षिक अनुदानों की जांच करना व पूरक अनुदानों की जांच करना होता है, जांच करना होता है। इसका कार्य वार्षिक अनुदानों की जांच करना व पूरक अनुदानों की जांच करना होता है। इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और 30 कहाँ से होती है? इसमें 30 के 30 सदस्य, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ये आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसका अध्यक्ष की। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दलों में से ही बनाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखना। और कोई भी इनमें सदस्य, ना ही लोक लेखा समिति में कोई भी
मंत्री परिषद का सदस्य जो नहीं होता है, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखना। इस समिति में या समितियों में, इस समिति में, किसी भी समिति की हम लोग बात करें तो मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से। कोई भी सदस्य मंत्री, जो कोई भी सदस्य होता है इसमें मंत्री नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखना। ये है हमारी प्राक्कलन समिति। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोक उपक्रम समिति के बारे में। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं लोक उपक्रम समिति के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। लोक उपक्रम समिति लोक उपक्रम समिति की बात करें तो इसका गठन सबसे पहले, इसका गठन सबसे पहले 1964 में किया गया था। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य लोक उपक्रमों की जांच करना होता है। लोक उपक्रम का मतलब होता है जो हमारे पास, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया की रिपोर्ट की जांच करना, सरकारी कंपनियां जो होती हैं, सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट की जांच करना, इसी समिति के द्वारा होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें एयर इंडिया की रिपोर्ट की जांच करना, और उसके बाद सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट की जांच करना। जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट की जांच करना, और इसी के साथ हमारे पास कैग की भी रिपोर्ट की जांच करने का भी कार्य करती है ये। तो वहाँ पर आप लोग याद रखना, लोक उपक्रम से संबंधित जो भी हमारे जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, लोक उपक्रम हैं, उनकी रिपोर्ट की जांच करने का कार्य किसका होता है? लोक उपक्रम समिति का होता है। इसमें सदस्यों की बात की जाए, कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या
कितनी होती है? 22 होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें कितने सदस्य लोकसभा से, तो लोकसभा से 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं या होते हैं किस में? लोक उपक्रम समिति में। ये बात आप लोग याद रखना। लोक उपक्रम समिति। और इसके अध्यक्ष का चुनाव, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात आप लोग नोट और स्टार बना के लिख लेना। ये है हमारी वित्तीय समितियाँ, कौन कौन सी? लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समिति। और कौन कौन सी समितियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे हम लोग बात करें SC ST से संबंधित समिति, उनके बारे में बात कर लेंगे। कार्य मंत्रणा समिति है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और भी हमारे पास जो समिति बनी हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना, और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना। शेयर तो आप लोग सभी के साथ किया करो, इतनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। बाकी नहीं करोगे तो आप लोग प्रॉपर पढ़ना, बस पढ़ाई आप लोग करते रहना। पढ़ाई के लिए तो मैं आपसे कहूँगा बहुत चीज़ें आसान हैं, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। और बेस्ट मैं आपके लिए और भी मेन टॉपिक करा, जो अलग एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनकी भी बात कर लिया करेंगे हम लोग बीच बीच में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।